क्यों? परम आदरणीय मोदी जी ने भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में किस प्रकार से हमारे तिरंगे के सम्मान को ऊपर उठाया है, उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य टीवी डिबेट के बेताज बादशाह विद्युता के पर्याय तथ्यों पर स्वागत करते हुए बिना विलंब किए कार्यक्रम को प्रारंभ करता हुआ आपको हम देखेंगे और सुनेंगे। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन की टीम के मुख्य पदाधिकारी ने और 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में भी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। राजस्थान के प्रभारी के रूप में भी आपने 25 में से 25 सीटें जिताने का आपने काम किया। एक निष्काम कर्मयोगी की तरह से जिस प्रकार से आप राष्ट्र सेवा का कार्य कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर एक रामचरितमानस की चौपाई याद आती है। सबसे पहले तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, और वो आदरणीय त्रिवेदी जी में सटीक बैठ की बात, जिन सरिता सागर में जाए यद्यपि ते कामना नाय, तिन सुख संपत्ति बिनाई बोलाए, धर्मशील बन जाए समाए। और वास्तव में अपने धर्म के अनुसार ये राष्ट्र की सेवा करें, इस काम कर्मयोगी का काम करें। मैं इससे यही कामना करता हूँ। हम सब मोदी एट 20 विषय के ऊपर विचार करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शौर्य की धरती के सभी प्रबुद्ध जनों को अपना नमन करता हूँ। जैसा कि अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि ये वो धरती है जहां पर महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मिनी, पन्ना भाई, भामाशाह कितने ही आदत। और जब उस धरती से नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे चर्चा हो और समय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का हो, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अमृत तो इसमें से उद्भासित होगा। और जब मेवाड़ की धरती पर आते हैं तो कुछ एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। ऐसा अनुभव होता है, बचपन में मैंने एक कविता में कहा था कि कहाँ पद्मिनी का पराग है, सर से उसे लगा ले हम, रतन सिंह का क्रोध कहाँ है, गाप रक्त गरमा ले हम, जौहर रक्त करने वाली करुणा की करो पुकार कहा, और धैर्य से जिससे वही वो भीषण हाहाकार कहा, स्वतंत्रता के सन्यासी राणा का रक्त उद्गार कहा, तो नमन करूं मैं वह प्रताप का देश कहा। अब जब प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के विषय में विचार करते हैं तो यहां से एक और सामने नजर आता है। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में सदा सर्वदा संघर्ष को अंगीकार किया और संघर्षों में से बढ़ते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने उस कालखंड में, जिस कालखंड में विश्व की सबसे बड़ी सत्ता भारत में एक छत्र शासन कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। देखिए, जिस समय अकबर बादशाह का कार्यकाल था तो ऐसा था, लग रहा था कि एक होता हथियार से और एक होता कूटनीति से, दोनों तरफ से दबाव था।
लग रहा था पूरे भारत की धरा से शायद कोई चुनौती नहीं होगी, तो वहां से उन्होंने चुनौती स्वीकार की, जिसके लिए कहा गया है धरती के लिए कि जमा सके अधिकार तनिक खिलची लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी इस पर छंवर अकबर की भी तलवार। अब मोदी जी का अगर आप विचार करें तो जिस क्षण उन्होंने आज से ठीक 20-21 वर्ष पूर्व सन 2001 में भारत की शासकीय राजनीति में यानी सत्ता की राजनीति में पदार्पण किया गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, तो उस समय कैसा था? या वो समय सामान्य था या चुनौतियों से भरा? पहली चुनौती यह थी कि उसी से कुछ महीने पहले गुजरात में सबसे भीषण प्राकृतिक विनाश और आपदा कच्छ और भुज के भूकंप के रूप में आई थी, और ऐसा लग रहा था कि वह पुनर्निर्माण होकर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। यह वो दौर था जब, याद करिए, इन परिस्थितियों के बावजूद भी अनेक प्रकार की प्रतिगामी शक्तियां गुजरात में भी सक्रिय थी, भाजपा को भी कमजोर करना चाहती थी, और याद करिए गुजरात के समाज को भी जातियों के नाम पर बांटने का एक पूरा अभियान 1990 के दशक में चलता था। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर सभी प्रबुद्ध लोगों को जो राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखते हुए ध्यान होगा, KHAM था, यानी एक 4 जातियों का समूह बनाकर राजनीति करने, जाति आधारित राजनीति। और ऐसा नहीं सिर्फ यही था, तो कहीं हरियाणा में अजगर 4 जाति, तो कहीं बिहार में भूरा बाल निकाल 4 जातियों का नाम, तो कहीं उत्तर प्रदेश में इनको मारो जूते 4। यानी आप सोचिए कि पूरे देश में वातावरण क्या था? वर्ग संघर्ष, वर्ग वैमनस्य के द्वारा अपने राजनीतिक हितों का साधन किया। और जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, आप याद करिए चंद महीने नहीं गुजरे थे कि गोधरा का मुखर कांड हुआ। और सिर्फ वही नहीं था, अगर आप उसकी डेट याद करिए 28 फरवरी से 2 और 3 मार्च 2002, मात्र 3 महीने पहले भारत की संसद पर अटैक हुआ। दिसंबर 2001, मात्र 6 महीने पहले 9/11 हुआ था अमेरिका। सोचिए देश में और विश्व में किस प्रकार का वातावरण था। इस गंभीर चुनौती के बीच में मोदी जी को सत्ता संभालने का मौका मिला, परंतु मैं मानता हूं कि जब सबसे गंभीर चुनौती होती है तो भगवान सबसे अधिक उपयुक्त आत्मा को उस कार्य करने के लिए, वैसे जहां पर महाराणा प्रताप जी को ही चुना था चुनौती देने के लिए, वैसे शायद भगवान ने उनको उसी के लिए चुना था। और आपने देखा कि उन्होंने उसके बाद एक एक चुनौती का उत्तर देते हुए किस प्रकार से भुज और कच्छ के विध्वंस को सृजन में तब्दील किया, फिर वहां पर किस प्रकार से औद्योगिक विकास किया, किस प्रकार से उसको कुछ ही वर्षों में औद्योगिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाया। गुजरात में उन्होंने जब SEZ की शुरुआत हुई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनको सबसे व्यवस्थित रूप में स्थापित करने वाला राज्य गुजरात बना। और चंद वर्षों में 2006-07 आते आते स्थिति ऐसी बन गई कि प्राइवेट SEZ में पूरे भारत में 49-50% जो एक्सपोर्ट होता था वो गुजरात से हो गया, प्राइवेट। अब देखिए इसके बाद भी कोई चुनौती कम, 2002 का चुनाव जीते, उसके बाद बहुत सी प्रतिगामी शक्तियां आकर खड़ी हो गई अवरुद्ध करने के लिए, महिमा को खंडित करने के लिए, अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। यद्यपि अब तो 15 वर्षों में बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, मगर ये कुछ वैसा ही था जैसे रामायण में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके लेने जा रहे थे, तो बीच में कालनेमी नाम का एक राक्षस राम नाम लेते हुए आकर उनको फरमाने का, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु हनुमान जी ने अपनी युक्ति बुद्धि से समझते हुए और जाकर अपना कार्य सिद्ध किया। ऐसे बहुत से कालनेमी खड़े हो गए थे कि किस प्रकार से उनका मार्ग विरोध किया जा सकता। फिर याद करिए भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान में इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर, उधर वो उससे पूर्णतः अप्रभावित रहते हुए गुजरात में विकास, गुजरात में सामाजिक सौहार्द और गुजरात में किस प्रकार से
गरीब और वंचित को उसका अधिकार मिल सके, इसके लिए वो पूरी तरह निर्लिप्त भाव से लगे। मुझे याद है 2005, 6, 7 का वो दौर, जब उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था मगर उतना खुला हुआ नहीं था, और मीडिया और बौद्धिक प्रतिष्ठान पर एक विचारधारा विशेष का ऐसा वर्चस्व था कि उसे गुजरात में और कुछ दिखता ही नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूँ, सन 2007 के मार्च की बात है। उस समय अमेरिका के एक असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी आए, और चूंकि उस समय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं उनका सलाहकार था, तो मेरी भी उनसे बात हुई और उन्होंने मोदी जी के बारे में बात करना शुरू किया तो सारी की सारी बातें केवल गुजरात के बारे में, इसी विषय। मुझे याद है 28 और 29 जुलाई था, शायद मैं 1-2 दिन आगे पीछे होगा, अगर आर्काइव्स में कोई चाहे तो जाके चेक कर सकता है। मैं अमेरिका में सन 2002, 28, 29, 30 जुलाई 2002 न्यूयॉर्क टाइम्स आता। उस दौर में भारत की कोई खबर बहुत प्रमुखता से नहीं छपती अमेरिका में, 20-22 साल पहले। पोखरण विस्फोट हुआ था तो उतनी खबर नहीं छपी थी। मैं देख के दंग रह गया कि बीच के अखबार के 2 पूरे पन्ने भरे हुए गुजरात के। पढ़ के ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया। यानी आप सोचिए कि किस प्रकार की शक्तियां कहां से शक्ति पा रही थी, परंतु उन सारी चीजों से आप प्रभावित रहते हुए आगे बढ़ते हुए गुजरात में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य ने विदेशी निवेश आकर्षक करने का प्रयास शुरू किया और वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ और सबसे प्रचुर मात्रा में विदेशी निवेश की शुरुआत हुई। यानी एक तरफ लोग विदेश में क्या क्या करते रहे और वो विदेश से क्या क्या लाते रहे, ये 2006-07 में आकर जनता को अंतर पड़ना दिखाई पड़ा। 2007 की विजय, उसके बाद परिस्थिति और भी विकट हो गई। जो विरोधी थे वो मान रहे थे कि 2002 तो चलिए संयोग से हो गया होगा, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी उस कारण से हो गया होगा। अब 2007 के बाद तो उनके पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक था। फिर 2008, 9, 10 में जिस प्रकार का दूसरा प्रयास शुरू हुआ, उधर उन्होंने वो प्रयास किया, उधर मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि गुजरात में जहाँ पानी की कमी है तो कैसे नर्मदा का जल लाया जा सकता है। उन्होंने देखा जहाँ सूर्य का ताप अधिक है तो कैसे सौर ऊर्जा के द्वारा वहां के खेतों को खुशहाल किया जा सकता है। यानी आप देखिए कि परिस्थिति जो विकट है और आपका कितना भी डिस्ट्रैक्शन करने का प्रयास किया जाए, परंतु वो उस दिशा में आगे बढ़ते रहे। उधर तमाम प्रकार के कानूनी पेच, तमाम प्रकार के छल प्रपंच, षड्यंत्र, झूठे के सब कुछ लगाने का प्रयास हुआ, पर उससे अविचलित रहते हुए 2011-12 तक आते आते क्या स्थिति बनी। मैं आपको एक निजी अनुभव बताता हूँ। 2012 के चुनाव के बाद एक ऐसी स्थिति बन गई कि देश में जहां जाइए वहां लोग कहते हैं साहब मोदी जी को ले आइए तभी देश का कल्याण होगा। ये मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, जुलाई सन 2013 के बाद, तब तक गोवा की कार्यकारिणी में मोदी जी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन घोषित हो चुके थे। प्रधानमंत्री के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं घोषित हुए थे, वो 13 सितंबर 2013 को। क्या हुआ कि काम के सिलसिले में एक दिन मैं अपनी गाड़ी से नहीं था, मेरे एक मित्र थे, उनकी गाड़ी मुझे छोड़ने आई। रात काफी हो गई थी, 11-11:30 बज गया। तो जब ड्राइवर उनका मुझे छोड़ के चला गया और 15-20 मिनट के बाद उस ड्राइवर के मेरे फोन पर लगातार कॉल आने शुरू हुए। मुझे लगा कि शायद कोई उसको समस्या तो नहीं हो गई। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा इंसान ये पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया है, ये आपसे बात करना चाह रहा है। तो मैंने सोचा हो सकता है इसने कोई गलत पार्किंग कर दी होगी, कोई कहीं कुछ चालान वालान कर दिया होगा, तो जैसे होता है कि भाई बात करा दो तो मैं छूट जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा आओ बात करो क्या बात है। तो उस पुलिस वाले ने फोन हाथ लिया, उसने कहा नहीं था। मैंने कहा क्या इसने कुछ गड़बड़ किया है क्या? उसने कहा नहीं था, ये तो सड़क के किनारे रात के अंधेरे में गाड़ी बहुत देर से खड़ी थी और हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे और 20-22 मिनट से गाड़ी खड़ी थी, तो हमें लगा कि क्या है, इससे पूछने आ गए। तो पता चला उसके शायद ATM इसलिए वो अपना गाड़ी में बैठ के कहीं से ATM कार्ड के बारे में कुछ पेमेंट हो रहा। अब देखिए पुलिस वाला क्या कहता है, क्योंकि उस समय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका सलाहकार था। कहता है पुलिस वाला, जब मुझे पता चला कि आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं तो मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि मेरे से भी बात करा दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा यही क्या कहना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करा दीजिए, देश का कल्याण। आप सोचिए ये पुलिस के सामान्य सिपाही की
हम लोग प्रयाग में कुंभ मेले में गए, वहां मंदिर में दर्शन करते। मंदिर का पुजारी क्या कहता है, बस मोदी जी को ले आइए, असुरों का संहार वही करते हैं। मैंने सिर्फ 2 उदाहरण आपको इसलिए दिए कि एक सामान्य सरकारी कर्मचारी और एक सामान्य पुजारी, दोनों के मनोभाव में ऐसा सामंजस्य ये आपको कहीं नहीं देखने को। तीसरा उदाहरण, ये भी जुलाई 2013 की बात है। हम लोग विदेश गए थे, अमेरिका में। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल का अरुण कुमार की पोस्ट में नहीं है, राजधानी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ गए थे। अब आप सोचिए, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर के बाहर, आप में से जो लोग अमेरिका गए होंगे तो मैनहट्टन में यहाँ के तरह होता है कि गाड़ी आप वहीं पर खड़ी करें, गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी होती है और फिर जब आप फोन करेंगे तो ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है, क्योंकि वहाँ गाड़ी ज़्यादा देर खड़ी करने की अनुमति नहीं होती। तो फोन किया गया था, गाड़ी वाले की उतनी देर में 4-6 भारतीय मिल गए। अरे बस मोदी जी को घोषित करवा। मेट्रो स्टेशन न्यू जर्सी में गेट का दरवाजा खुलता है, 4-5 भारतीय दिखते हैं और राजनीति को देखते कहते बस मोदी जी को घोषित करवा देना। ऐसा अद्भुत। और मैंने न्यू जर्सी में जानते क्या देखा, ये 2013 की बात है, प्रधानमंत्री बनने से पहले, जुलाई अगस्त 2013, मोदी जी के नाम का नमकीन दुकान में बिक रहा है न्यू जर्सी के इंडियन मार्केट। इस प्रकार का प्रभाव प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत मुश्किल से देखने को मिल रहा है। और जिस व्यक्ति का इतना प्रभाव है, वो व्यक्ति का आचरण क्या है, इसका भी मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। ये भी 2013 की बात है। मैं उस समय विदेश में था, तो बाई चांस वहां के समय के हिसाब से सुबह के 5 बजे थे। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे फोन पर मोदी जी के ओएसडी के कई सारे मिस्ड कॉल हैं। तो मैंने सोचा कि कॉल बैक करूं, तब तक फिर कॉल आया और उन्होंने कहा कि साहब आपसे बात करेंगे। तो मैंने फोन किया तो कहते हैं भाई मैं अहमदाबाद में हूँ और बेंगलोर जा रहा हूँ और एक घटना हो गई थी, इस पे पार्टी की लाइन क्या होगी। मैंने कहा जी आप इतने बड़े नेता हैं, जो आप बोलेंगे वही पार्टी की लाइन होगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हो पा रही है, बेंगलोर पहुँचने से पहले कृपया मुझे वरिष्ठ नेताओं से बात करके बता दीजिए कि क्या लाइन हो। नहीं तो उन्होंने महामंत्री थे उस जी, उन्होंने कहा उनको सूचित कर दीजिएगा, ताकि जब मैं बाहर निकलूं तो मैं वही बात बोलूं जो पार्टी ने कह दिया। और तब फिर मैंने अरुण जेटली जी से, सुषमा स्वराज जी से, सुषमा जी मेघवाल से बात की, फिर राजनाथ जी से बात करके और फिर यह करने किया कि भाई सब लोगों का ये विचार। आप सोचिए, यदि व्यक्ति जिसकी इतनी पॉपुलरिटी हो जाएगा, मैं जो बोल दिया वही फाइनल, मगर यही व्यक्ति के व्यक्तित्व को विराट किया। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये तो वो घटना है जो युवा पीढ़ी को भी याद होगी। 2010, 11, 12 तो बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, हम सबके घर में होगी। मगर जो हम मोदी एट 20 की बात करते हैं, भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मैं विनम्रता के साथ और दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्हें प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता ने कहा कि ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री नरेंद्र मोदी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगर इनको 1957 में नेहरू जी ने कहा कि किसी दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो 1996 में 13 दिन के लिए बने, 98 में 40 साल देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा। और बाकी जितने भी प्रधानमंत्री बने, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा वो सब कैसे बने। लेटेस्ट प्रधानमंत्री उनके ही मीडिया एडवाइजर ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा था। फिर देवगौड़ा जी, गुजराल जी कैसे बने, सबके प्रति कोई असम्मान व्यक्त करते हुए आप सभी जानते हैं। श्री वी नरसिम्हा राव कैसे बने आपको पता है। और तो छोड़िए, श्री राजीव गांधी इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के कारण बने। इंदिरा गांधी जो सबसे पावरफुल मानी जाती है, क्या पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनी उन्होंने देश से चुना था? नहीं। क्या उन्हें पार्टी ने चुना था? नहीं। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में उन्हें स्थापित किया गया था। ये भी है कि बाद में उन्होंने सबको निपटा दिया था। जवाहरलाल नेहरू बड़े लोकप्रिय थे अपने दौर में, पर क्या वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे देश के द्वारा चुनकर? नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनकर? नहीं। ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की कमेटियों में तो सरदार पटेल का नाम है, वो महात्मा गांधी की अनुकंपा से है।
तो पूरे भारत के इतिहास में से वही प्रधानमंत्री हुए जो नेता बन के प्रधानमंत्री बने, बाकी सब प्रधानमंत्री बन के निकाले। और ये भी एक सहयोग बता दूं, कई बार आजादी का अमृत काल है तो बहुत सी चीजें लोगों को ध्यान नहीं रखे। आप 3 सितंबर कल 2 सितंबर का जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के नेतृत्व उन्होंने संभाला। और उस समय में भारत आजाद हुआ था, भारत का झंडा था, भारत का संविधान था। शपथ दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, इसके प्रतिनिधिता की शपथ दिलाई, हम उसका विचार नहीं कर रहा था कि आपको समझ सकते हैं किसके प्रतिनिधिता की शपथ 1946 में लेनी पड़ी। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन अभियान, ये जनधन को आप मान सकते हैं राजनीति से मतलब है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान तो गैर राजनीतिक मुद्दे थे, परंतु यह मुद्दे उन्होंने क्यों उठाए? क्योंकि वह परिवर्तन सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, सोच और समाज बदलने। और सोच आज इतनी बदली कि आप याद करिए 2014 से पहले किसी के हाथ में कोई कागज का टुकड़ा, कोई रैपर या कुछ भी हो, जितनी सहजता से सड़क के किनारे और चलती हुई गाड़ी में से लोग फेंक देते थे, आज आप देखिए तो सबके मनोभाव में वो परिवर्तन आया है। अगर हाथ में कुछ होता है तो हम लोग देखते हैं सभी लोग कि कहाँ पर डस्टबिन है, खुला है, वहाँ पर डालें, सड़क पर फेंकने का विचार बदल गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अंतर ये पड़ा कि अब 2014 के बाद नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी सुधार, 29 पॉइंट का सुधार दर्ज हुआ है। और वह राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां पर ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था, वहां पर भी बहुत प्रचुर मात्रा में सुधार दिखाई पड़ा। ये होता है सोच बदलने। तीसरा सोच बदलने का काम है, ज्यादातर लोग आकर ये कहते थे कि सरकार से हमें और चाहिए, क्योंकि नेताओं को डर लगता था कि अगर हम और नहीं देंगे तो जनता हमारे साथ नहीं होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समृद्ध हैं, हो सके तो गैस सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। इसका क्या हुआ कि देश ईमानदारी के साथ देश का जनगण देश को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, बस उसे नेता की नीयत पर भरोसा हो। और शायद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ये पहला मौका था जब किसी नेता ने आह्वान किया हो स्वतंत्र भारत कि कुछ छोड़ दो, और लोगों ने छोड़ दिया। यह विचार बदलने के लिए था। अब देखिए, जब लोगों ने इस विचार को बदलने का प्रयास किया तो सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से देश के विकास को आगे ले गए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी 15 अगस्त का उद्बोधन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की। तो पहला पद क्या था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना 2017। अब विकसित राष्ट्र बनाना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप देखें, पहली रिक्वायरमेंट यह है कि देश का हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े। तो जनधन अकाउंट खोले गए, तो 46 करोड़ जनधन अकाउंट खुले, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलिए, वो आज आसान नहीं था, कोई बैंक और आरबीआई के ज्ञान नहीं होता कि इतने कम समय में होगा, और आखिर में मोदी जी ने अपनी बड़ी इच्छा शक्ति से वो कर रहा है। और जब आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए तो पहले कुल जनसंख्या से 1 करोड़ ज्यादा राशन कार्ड। भारत में कई लोग ऐसे थे जो कागज पे ही थे, वो हकीकत में थे ही नहीं, और सब्सिडी मिल रही थी। तो जनधन अकाउंट खुले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाने लगा, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। 1 लाख करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहा है? ये अब देखिए दूसरी को सेकंड स्टेज क्या, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कि अगर अच्छी रोड, अच्छी रेल, अच्छे हवाई जहाज नहीं होंगे तो देश विकसित कैसे होगा? और आपने देखा कि कितने प्रचुर मात्रा में सड़क, रेल और एयरपोर्ट खुलने। अब आप अगली आवश्यकता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगली जरूरत क्या है? पावर, बिजली। कोई विकसित देश ऐसा नहीं हो सकता है वो अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी न कर सकता। आप बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी करके क्या करेंगे? आप लोगों के क्षेत्र को देखिए, आजकल यहाँ पानी ज्यादा गिर रहा है, गुजरात का निशान है, मगर सामान्यतः यहाँ पानी कम गिरता है और धूप ज्यादा सूखे की। तो देश का पूर्वी हिस्सा क्या था?
यानी आज जब बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या, वहां एक समस्या है पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में दूसरी समस्या। अब इससे कैसे दिशा निकाली जा सकती है? तो यहाँ पर जिस देश में लगभग पूरे देश में 12 महीने में 10 महीने सूर्य पर करना शुरू किया, ये एलईडी बल्ब करने शुरू हुए ताकि ऊर्जा की खपत कम हो, और सोलर एनर्जी में हमने तब भी छान लगा हुआ था 2030 तक हम 300 नदियों को गहरा किया है, उनके पाट थोड़े चौड़े किए गए हैं, और उसमें स्टीमर जहाज चलाकर 3 नए वाटर बेस कम्युनिकेशन शुरू किया गया। और आपने देखा कि 2019 में वाराणसी से हल्दिया के बीच में पहली बार जल मार्ग से परिवहन की शुरुआत हुई, क्योंकि इसमें भी सड़क और रेल के मुकाबले 1/10 खर्चा आता है। और दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसके पास में एक ऐसी चीज हो जो अंतर्राष्ट्रीय आदत में रखे और एक व्यक्ति उससे प्रभावित हो, लाभान्वित हो, वो योग में होगा। 40 से अधिक मुस्लिम देशों ने उसको एक्सेप्ट किया है। ये दुनिया में किसी देश की धर्म संस्कृति में वो क्षमता नहीं है, उसके पास वो प्राचीन ज्ञान नहीं है कि देश को छोड़िए, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ कोई मॉरलिटी की टीचिंग देनी है, फिजिकली हम अपने को कैसे फिट रख सकते हैं वह उसके द्वारा करके और योग आया भाई वेदों में 6 दर्शन है ना, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें से योग आया। और जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, धारण, प्राणायाम, धारण, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, उसी में तो आसन है, उसी का एक हिस्सा है जो सबको वो कर रहा है। अब देखिए, अब उस लेवल पे आए और अगले चरण पे आता है। अगर देश को ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना था, दूसरी अभी इसका उल्लेख है, हमें एक ऐसे देश में जहाँ के वैज्ञानिकों ने, जहाँ के इंजीनियरों ने बहुत क्षमता है। हमारी सरकार ने इससे पहले भी बात की, हमने चंद्रयान बनाया, हमने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, मगर क्या बात आपको हजम होती है कि जो देश चंद्रयान बना सकता था वो लड़ाकू जहाज नहीं बना सकता, जो देश बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था वो असॉल्ट राइफल नहीं बना सकता। ऐसा नहीं तो बना नहीं सकता था, हम बनाने में चिपके। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। सकता उसका कारण यह और जैसे बीजेपी नहीं किया है, लीग के साथ जो चलता है वो भी चलता है। आप देखिए, सरकार ने के बाद सबसे पहले विरोध किया डिफेंस प्रोडक्शन। आज हमारे देश में असॉल्ट राइफल्स भी बन रही है, हमारे देश में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है जो एक्सपोर्ट करने की हम स्थिति में आए। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर बुक किया है। और जो आईएनएस विराट जिसका जलावतरण हुआ, पहली बार पूर्णतः स्वदेशी निर्मित वो युद्धपोत जिसके ऊपर 40 तक हवाई जहाज रखते हैं, वो भारत में करके तैयार हुआ। और लाइटर को एक बात हूँ, देखिए 2 बड़े डिफेंस कंट्रोल बने, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो ब्रह्मोस मिसाइल का एक हिस्सा लखनऊ के डिफेंस कंट्रोल में बना। बताइए, एक दौर था जब यूपी में पटाखे बना करते थे, और आप ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगा, इसके बाद भी कोई कहे कि मुझे नजारा बदला हुआ नजर नहीं आता है, तो जरा नजर अपनी बदल के देखिए। जिसे कहते हैं वो कौन सा पुराना गीत था कि चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया में ये शिक्षा पड़ा। तो अब आप देखिए डिफेंस के क्षेत्र में सिर्फ नहीं, डिफेंस के क्षेत्र में आपको याद है 2019 से चुनाव समय घटना हुई, वो थोड़ा चुनाव चल रहा, पाकिस्तान संसद में जयपुर हुई। तो क्या हुआ, अचानक मैसेज आया प्रधानमंत्री 12 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करें, दिन के 12 बजे यार सब लोग भगवान करके पता नहीं कौन सा बन पा रहा है, पता नहीं क्या घोषणा देना नहीं, पर आप उससे मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने की या नष्ट करने की क्षमता हासिल करें। आप कहेंगे ये क्या कोई बात है, प्रधानमंत्री को करना जानते हैं कोई बात, ये क्षमता हासिल करने वाले दुनिया के 4 देश, और इसका असर करने का पता है। अगर किसी देश ने आपके ऊपर परमाणु बम छोड़ दिया तो जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारी जाती है वो स्पेस तक जाती है।
वो कई किलोमीटर ऊपर तक जाती है, फिर वापस एंटर करती है, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस लो ऑर्बिट में मूव करते हुए उस ऑब्जेक्ट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने देश पर गिरने से बचा सकते हो। इसके लिए आपको किसी दूसरे देश का मुंह ताकने की जरूरत है। हमने न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में सफलता हासिल की, ये तो भाई फिर एक बार आपको मालूम, देखिए एक बात न्यूक्लियर सबमरीन का जो बात है एक और चीज, भारत विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जो है होता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है कि पेट्रोलियम में यदि एथेनॉल का मिक्सचर किया है जो गन्ने और गेहूं से बनता है और मेरी गन्ने से ज्यादा बेहतर बनता है, तो हमारा उतना खर्चा भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। 20% ब्रेकिंग का टारगेट है, 10% ब्रेकिंग हमने अचीव कर ली है, यानी 10% हमारा जो पेट्रोलियम पर खर्चा था वो बच गया। लगभग 50,000 करोड़ बचा चुके हैं 2026 का 20% ब्रेकिंग। अब आइए, तो मैं कह रहा था कि हमने न्यूक्लियर सबमरीन बना ली, हमने वॉरशिप बना लिया, हमने लो ऑर्बिट में मारने की क्षमता हासिल करनी चाहिए। बताइए कितने बड़े हथियार हैं, जब तक हिम्मत न हो तो हथियार किसी काम के होते हैं। और मुझे लगता है ये तो राजस्थान की धरती से बेहतर कौन समझता हो। और कोई कहे कि साहब वो मीडियम एज की बात होती है, तीन तलवार की लड़ाई होती थी तब हिम्मत ज्यादा बात होती नहीं, जनाब आज की बात होती है। अफगानिस्तान में एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी एयरफोर्स है और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकली एडवांस आर्मी रहे। 14 साल के बाद अमेरिका को लटका के बाहर, उससे पहले 11 साल रूस इतनी ताकतवर फौज लेकर उनको लटका के बाहर, क्यों? अब कदम में आदमी खड़ा था कि मैं मरने को तैयार हूं। इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए याद करिए भारत की सभ्यता और संस्कृति यदि नष्ट नहीं हुई तो जो राजस्थान में जब कभी ऐसी स्थिति आती थी, हमको बहुत समझा रहे हैं, बिल्कुल हम मानते थे शांति आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज है, मगर समाज के लिए राष्ट्र के लिए आत्मरक्षा करते हैं। अब याद करिए अगर एक किला जिससे 6 महीना किसी फौज ने डेरा डाल दिया है और अंदर सबको 10 फाइनल में सब काट दिया, अब अंदर मान लीजिए 200-300 लोग बचे हैं और 5,000 फौज। दुनिया में कहीं परिस्थिति उत्पन्न हुई तो व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट वाज सरेंडर। हमारे यहाँ सरेंडर का तो मिला ही नहीं था। हमारे यहाँ तो ये था विन और डाई, देयर आर नो थर्ड ऑप्शन। जीतना है या बलिदान हो जाना है, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं था। जैसे आपको याद हो जब वो अलाउद्दीन खिलजी आके घेर लिया था, लास्ट में क्या हुआ? राजस्थान के तो चप्पे चप्पे में वो उदाहरण है, जब ऐसी परिस्थिति आई अब ये लगा कि हार तय है, तो जितने भी 200-300-400 जितने भी पुरुष बचे थे सबने जाके ये संज्ञा बना, चाहे देवी माँ के मंदिर में या भगवान एक देवी के मंदिर में जाकर शपथ ली और बाहर निकले। नॉट विद द मोटिव डू और डाई, डू और डाई तो दुनिया में बहुत आया है, विद द मोटिव टू डाई। और जब व्यक्ति ऐसे निकलता था तो 4 क्षेत्र को मार के मरता था, तो पता चला वो 300-400 में लड़की हजार निकटा दिए। अब एक एक व्यक्ति समाप्त हो गया। अब तो बैटरी ओवर, नो बैटरी नॉट ओवर, मोटिव टू विन और डाई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तीसरा तो है ही नहीं। अंदर गए एक एक नागरिक लौटा, एक एक किसान लौटा, वो भी मार दिए गए। अब महल तक फौजें पहुंच गई, सिर्फ महिलाएं बची। अब क्या था? नाउ द वॉर इज ओवर, नो द वॉर इज नॉट ओवर, ओनली 2 ऑप्शंस, विन और डाई। तो यहाँ पर जौहर करके दिखाया गया, तो ये ओनली 2 ऑप्शन, विन और डाई, कोई तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर जाके उसको रियलाइज हुआ था कि इतने महीने लड़ाई लड़ी, इसके बाद मैं अंदर आया तो मैंने जीता क्या? ये दीवाने फिर अगले दिन यही बात, तो उन्होंने आकर कहा कोई लड़ा नहीं जा सकता, समझौता करने की कोशिश करो। वो संघर्ष क्षमता की जिसने भारत को बचाया। आज हमारी सेना में भी वही शौर्य है, मगर अफसोस कि उस शौर्य के प्रकटीकरण में अनेक बार राजनीतिक कारणों से बाधा, और बाधा क्या आती थी? मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ।
अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब परफॉर्मेंस लैंड में लिखा है कि जब वो 2010 में भारत के दौरे पे आए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा है कि 26/11/2008 के हमले के बाद भारत की सेना पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। तत्कालीन सरकार ने उसकी अनुमति से दी, जो मुझे लगा कि उससे मुझे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो। इसका मतलब हमारी सेना के शौर्य में कमी नहीं थी। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा बहुत दिन तक हमने सुन लिए रामचंद्र अब जरूरत पड़ेगी तो ये भी सुनाएंगे कि रामचंद्र। और फिर आपने देखा करीब 67 साल में अटैची का दौर छोड़ दें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दुनिया में कहीं भी झगड़ा होता है तो कमजोर आदमी कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता है, छोटा और कमजोरी है। यहाँ पे विचित्र बात, दुनिया में कहीं पर भी युद्ध विराम के लिए कौन देश गुहार लगा? जो छोटा जो कमजोर शौर्य दिखाया गया और उसके बाद जिस दौर में रहेगी तो मुझे लगता है तो प्रेरणा भी तो यहीं से मिलती है। इसलिए है कि कहने को तो राणा के वंश से कहा कि हम राणा साहब बहुत क्यों नहीं पीछा है। अरे जीने के लिए तो मरना सीखे नहीं होगा, प्यारे खाया था तन मन से उतारिए और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो गांठवान वो ये हमारे आप 10 देखिए कई बार हमारे मन में इस प्रकार की बातें बैठा दी जाती है कि हमको बड़े प्रशिक्षित। अब उदाहरण के लिए राजस्थान में इस बात को लेकर बड़ा आक्षेप किया जाता था कि कांग्रेस सभी प्रकार की देखिए था हिंदू धर्म की हुए और इसको मतलब किसने कराया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1836 में लौटने लगा। कभी कभी चेक करिएगा आपने अंग्रेजी में शब्द सुना भीषण, भीषण शब्द सुना, भीषण शब्द कहाँ से आया? अरे भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूरोप में विश्राप एक्ट, विश्राप का होता था मतलब चुड़ैल गायन, किसी भी औरत को चुड़ैल या गायन घोषित करके पकड़ के मार दिया जाता। और जब किसी औरत को टारगेट करना होता था तो उसे विच घोषित कर दिया जाता था। इससे विच हंट होता है, यानी जबरदस्ती किसी को आरोपित करके। और उस जमाने में तुम किसी को चुड़ैल करके जलाते थे और हमसे कह रहे हैं कि वो प्रथा हमारे यहाँ आपको पता है विश्राप एक्ट में आखिरी केस कब दर्ज हुआ? 1951 तब जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस एक्ट को रिपीट किया। आपको पता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार अमेरिका में कब मिला? 1919। बैंक खाते खोलने का अधिकार 1960 में। स्विट्जरलैंड जैसे देश में कुछ कैंटन्स ऐसे थे जहां 1990 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, 1990। और ये सब लोग हमको सिखाते थे कि हमारे यहाँ बराबरी नहीं थी, जबकि जिस दौर में इनके यहाँ विश्राप एक्ट था उस जमाने में हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, बंगाल में रानी रसमणी और किरतूर की रानी चेन्नम्मा जैसी और रानी अबक्का दर्जनों रानी चुनौती में खुदा बहुत बनाई हुई थी। और कैसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब ये बताइए कि छोटी सी बात आप सबको याद है, आचार्य शंकर मंडल से कोई शासन हुआ था, उसका जस्टिस कौन था, जज कौन था? मंडल की पत्नी। बताइए दुनिया में कहीं किसी को अधिकार है किसी महिला को धर्म ग्रंथ के ऊपर टिप्पणी करने का, धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन हो और उसके ऊपर जज बनने का अधिकार महिला को हो? और वेदों में 20-22 महिलाएं गार्गी, अपाला, गोमुत्रा, मैत्रेयी इन्होंने शास्त्रार्थ किया है। याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी का शास्त्रार्थ, संध्या का मेघनाद के शास्त्रार्थ, इतने सारे उदाहरण। और उसके बाद ये कहा जाता है कि साहब हमारे यहाँ बराबरी अद्भुत। और सुनिए आप एक और बात सुनिए, कहता लेडीज फर्स्ट, ये तो अंग्रेजी का है ना, तो महिलाओं ने कहा अंग्रेजों ने कहा कि लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। तो ये बताइए हमारे यहाँ क्या है? जब भगवान का नाम लेते तो पहले का वो सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता पिता। अरे हम तो अनादिकाल से उत्पन्न करके चले आ रहे हैं, आप हमको ये समझा रहे हैं, आपको समझना शुरू किया। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको न हो।
किस प्रकार की बातें उनको समझाई जाती थी, ये बताइए। ये कहा जाता है कि साहब जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर काटते थे, सूर्य, ये गलत था। और पहली बार सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते हैं, ये किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया, केपलर ने बताया। तो ये बताइए, उत्तर भारत में दक्षिण भारत में जाके देखिए, मंदिरों में 9 ग्रह बने होते सूर्य के अंदर है कि पृथ्वी के अंदर है। अच्छा, दूसरी बात, कभी आपने ध्यान दिया है कि जिस जमाने में अगर आप किसी भी मंदिर में जाए, सूर्य देवता के मंदिर में, तो उनके कितने घोड़े हैं? 7। सूर्य की कितनी किरण है? 7। और ये 7 घोड़े यानी 7 रंग सूर्य के, उन्होंने बताया कि हमको पता, हमें हमेशा से पता है, मगर हमें इसका आभास ही नहीं होता है कि हमें सब कुछ पता है। अब बताइए, धरती गोल है, कहते हैं मैग्नेट ने सबसे पहले दुनिया का चक्कर काटा और पता चला कि धरती गोल है। और हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो क्या है, गोल है कि नहीं? 12 अवतार में भगवान बारह के सीन में फंसी हुई धरती चपटी है कि गोल है? तो फिर इसके बावजूद हमारे दिमाग में बैठाया जाता है कि साहब वो जो कह रहे थे वो सही था और हम सब पूर्णता वैज्ञानिक। जबकि मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, परंतु बाकी जगह तो अभी भी कई जगह सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और धरती चक्की ही वो मानने को तैयार है, फिर भी वो हमको समझाते हैं कि हम नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के समृद्ध काल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, जिससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। और इसके साथ साथ देखिए, यह बदलाव उन्होंने लाने का प्रयास किया और आगे जा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे एनर्जी जो मैंने आपको बताया, फिर चाहे बिजनेस एंड कॉमर्स में, चाहे ईज ऑफ डूइंग में, भारत जितनी लंबी छलांग लगाता जा रहा है, सारी छलांग व्यर्थ है यदि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, यदि भारत के अंदर स्वतंत्रता में स्व का भाव हमारे अंदर नहीं है, तो ये सारा विकास हमारे लिए बेकार है। क्यों? आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है आपके? सबसे ज्यादा कैपिटल इनकम किस देश में? सिंगापुर। तो टेक्निकली वो सबसे अमीर देश है, तो पर क्या वो वास्तविकता में दुनिया का लीडर है? नहीं। सबसे ज्यादा जीडीपी या जिसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसके पास है? तो अबू धाबी के पास है। पर अबू धाबी वर्ल्ड को लीड कर सकता है क्या? नहीं। अगर हमें विश्व में आगे बढ़ना है तो वो सारी चीजों के साथ हमारे मन का स्वतंत्रता में स्व का भाव भी उभर कर सामने आना चाहिए। और स्व का भाव क्या है? वो किसी को दबाने के लिए नहीं है, किसी को सताने के लिए नहीं है, वो दुनिया को नई दिशा दिखाने के लिए। उदाहरण के लिए एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। जिस अभी लिखा उदयपुर का बहुत मामलों में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से दुखद घटनाओं के लिए उल्लेख आता है। साहब ये कह दिया जाता है कि सब तन से जुड़ा। ये बताइए, मजे की बात आपने किसी ने नहीं बोला कि सब तन से जुड़ा और बनाइए, मगर जय श्री राम और भाई बस गजब है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कर दिया जाए। इसके लिए इसीलिए जरूरत है कि किसी चीज को समझने की हकीकत क्या। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब लोग भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि साहब आप तो एंटी मुस्लिम, आप मुस्लिम्स के अगेंस्ट, मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में सबसे बड़ा साइंसदान कौन पैदा हुआ आधुनिक पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं पूछना चाहता हूं कितने सेक्रेटरी के सूरमा गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़ अदा करते हैं? किसमें जाएंगे? बुरहान वानी के नमाज़ जनाजा में, याकूब मेनन के नमाज़ जनाजा में, अफसर गुरु के नमाज़ जनाजा में, और छाती पीटेंगे आतंकवादियों के लिए। तीसरे जहां बेटी है जाकिर नायक, शांति मसीहा है, हाफिज साहब है, उसामा जी, और फिर कहेंगे मगर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए, उनके खिलाफ वोट करेंगे। 2007 में डॉक्टर कलाम दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए। दुख इस बात का होगा 2007 को वर्ष है कि अफजल गुरु को क्षमादान मिलना चाहिए, इसलिए सारे सेक्रेटरी एक थे, मगर कलाम साहब को मिलना चाहिए दोबारा टर्म, इसके लिए कोई साथ नहीं था। और एक बार बात बताता 15 अगस्त 1947 को लाल किले में पहली शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में अटैक।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हुई, लिखे गए स्वतंत्रता सुरमाओं के घर। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, सिर्फ संघ भाजपा वाले थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं और राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हर तत्व के साथ, हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, मगर वो हमेशा विघटनकारी शक्तियों के साथ ही खड़े हैं। इस चुनौती को भी हमें अभी देखा हमारा जो मारा है, किसी ने मांगा सबूत, अमेरिका में किसी ने सबूत मांगा, मगर हमारे यहाँ कहते हैं नहीं साहब वो बालाकोट हुआ था, तो बताइए कितने लोग गिरे थे, पेड़ गिरे थे, आदमी गिरे थे, मकान गिरा था, क्या हुआ था, कौवे मरे थे, आदमी मरे थे, वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या बोलना शुरू कर। इस मानसिकता से भी बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता की सार्थकता, इस स्वतंत्रता की सार्थकता केवल तभी हो सकती है जब हम यह समझें कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। सिर्फ एक विकसित राष्ट्र बनना, हमारे पास खूब पैसा आ जाए उतना नहीं, हमारे पास खूब ताकत आ जाए, हमारे पास खूब समृद्धि आ जाए उतना नहीं। अगर इतना ही है, अगर आप सोचे थे, हम निवेदन कराता हूँ, आपने वो बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने वो लिखी थी वर्ल्ड इज फ्लैट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, कंपैरिजन बिटवीन इंफोसिस एंड अल कायदा। बात करेंगे इंफोसिस और अल कायदा में क्या करते हैं। उन्होंने कहा दोनों संगठन एक साथ शुरू हुए, दोनों युवाओं की शक्ति से संचालित, दोनों एक ही साथ बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव धारण करने में सफल हुए, दोनों में डेडिकेटेड यूथ और दोनों में काफी हद तक इंटेलिजेंट यूथ, और एक विध्वंस का कारक और एक सृजन का कारक। क्यों? दोनों की सोच मुद्दा अलग थी, और इसलिए हमें इस बात में ध्यान रखना है कि सोच हमारी किस दिशा में। आज कल का ही दिन एक दूसरे से और भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कल ही हम इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक, यदि ईश्वर ने चाहा तो हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हमारा लक्ष्य है? नहीं। सबसे समृद्ध होकर भी वो विश्व में शांति का प्रतीक नहीं हो सकता। उदाहरण देना चाहता हूं, 1930 और 40 के दशक में जर्मनी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, सबसे शक्तिशाली देश था, सबसे शिक्षित देश था। उस समय वहां जितने ग्रेजुएट थे उनकी हमारे लिटरेसी नहीं थी। भारत एक पराधीन देश था, एक गरीब देश था, अशिक्षित देश था, और उस पराधीन, गरीब और अशिक्षित ने दुनिया को दिया गांधी, और शिक्षित, ताकतवर और समृद्ध जर्मनी ने दिया हिटलर। इसलिए सिर्फ समृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं है। ये बताइए, समृद्धि भगवान राम के पास ज्यादा थी या राम के पास? सोने की लंका उसके पास, उससे ज्यादा तो समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए समृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि विश्व में मूल्यों की स्थापना। और जब हम मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं तो मूल्यों की स्थापना होगी कैसे? अब देखिए, मैं अंत में सिर्फ ये बताता हूँ कि उन मूल्यों की स्थापना के लिए भगवान राम का मंदिर जब बंद में खड़ा होगा तो ये किस चीज का प्रतीक है? देखिए, एक बार एक टीवी डिबेट में सज्जन ने हमसे बात पूछी थी, ये बात है 2014 की, जब अमित शाह ने जनरल सेक्रेटरी गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका में भव्य राम मंदिर बनाना हमारा संकल्प है। तो टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि टुडे our new generation is having aspiration for economic development, attaining the new technology. We want to be technologically advanced and we want to make India a economic superpower. This is the India of 21st century. How does Ram Mandir fit in the emerging 21st century India, which is inspired by the youth? मैंने कहा मानवर, हम सिर्फ इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। अगर वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो इकोनॉमिक मिलिट्री आवश्यक सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए जो दुनिया को प्रेरित कर सके, और विश्व के श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक यदि कोई है तो भगवान राम है, जो कि व्यक्तिगत आचरण से लेकर डिप्लोमैटिक आचरण। मैं इसमें से दो आयाम बताना चाहता हूँ। ये बताइए, दुनिया का इतिहास
भरा पड़ा है उदाहरण से, जहां भाई भाई को मार के गद्दी में बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी में बैठा, उसके कंट्रास्ट में उदाहरण कि भाई के साथ एक भाई जंगल में जाए, दूसरा भाई काबू रख के शासन करे, पिता के एक वचन के ऊपर राजपाट छोड़ के चले जाए, इससे श्रेष्ठ कोई मूल्य हो सकता है। और दूसरी संस्कृति भी एक थी, वहां भी चार भाई थे, शुजा, मुराद, तारा और औरंगजेब। एक भाई ने तीन का कत्ल कर दिया, शुजा, मुराद और तारा, और बुढ़ापे में शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, फिर उसको संतोष नहीं हुआ, सगे बड़े भाई तारा शिकोह का सर काट कर थाली में सजाकर जेल में बंद कर बूढ़े बाप के पास भेजा। पूछना चाहता हूं, आप किसी घर नंबर संप्रदाय मतलब बनाने वाले हो, घर में क्या चाहिए? थाली में रखे हुए बड़े भाई की खाओ, थाली में रखा हुआ बड़े भाई के साथ। और नहीं, आखिरी समय में शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, कहा कि भाई तू मेरे को पानी कम मिल रहा है तो पानी हमें क्यों सोच कम करके दे रहा है? तो उसने कहा जितना पानी मिलता उतना ही मिलेगा। तो मुझे वो शेर नहीं याद है, फारसी में कविता लिख के शाहजहां ने भेजी कि तुझसे तो कहीं अच्छे हैं काफी हिंदू जो मरने के बाद भी पक्ष में अपने पूर्वजों को पानी देते हैं, तो जिंदाबाद को पानी देते हैं। ये जो है अब आइए इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज आ रहा है? आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है। क्या टारगेट है? यही एप्लीकेशन है ना कि रशिया यूक्रेन का एनेक्सेशन कर देना चाहता है और चाइना ताइवान का एनेक्सेशन करना चाहता है। द टारगेट इज एनेक्सेशन, इफ नॉट एनेक्सेशन देन सबजुगेशन। अगर सबजुगेशन ना हो तो डोमिनेशन यानी कोई ट्रीटी करके नाटो की तरह उसको अपने प्रभाव में ले। पर ये बताइए, जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो उसका एनेक्सेशन किया क्या? अपने राज्य में लाया नहीं। सबजुगेशन किया, यानी अपना कोई ड्यूटी अवॉइड किया वहां वाइसराय, मेरा प्रति शासन करेगा नहीं। किसी भी प्रकार का डोमिनेशन किया यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया नहीं। उन्होंने कहा केवल तुम धर्म की मूल्यों पर चलो, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज के इस एनेक्सेशन, सबजुगेशन और डोमिनेशन के वर्ल्ड में अगर एक मात्र आदर्श है जो पूरी दुनिया को दिखा सकता है, इसका असर के साथ लाया जा सकता है, उसका प्रतीक भगवान राम है। इसलिए मैंने कहा कि 21वीं सदी का महान भारत और 21वीं सदी का श्रेष्ठ विश्व बगैर राम मंदिर के नहीं बन सकता। और किन्हीं लोगों के मन में अगर संदेह हो, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, भगवान राम का जो पूरा चरित्र है, जानते क्या? एक इतिहास, और इसको पढ़ने से आपके मन में तमाम प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के मन में जो आपके संदेह वो पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही करत सकल प्रनाश। इसको सुनने मात्र से सारे प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। और वो सारे प्रकार के भ्रम क्या होते हैं? मैं एक उदाहरण पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब आपको एक साइंटिफिक रीजन बता के बाद को समाप्त करता हूँ। देखिए, रावण के 10 सिर क्यों थे और एक सिर कटता था तो दूसरा क्यों उगा था? 15-20 सिर तो हो सकते थे। ये कहानी है क्या? और एक सिर कटेगा दूसरा उगाएगा, भगवान ही रोक पाए तो भगवान एक सब काट रहे दूसरा उगा रहा है, ये कहानी है क्या? और नाभि नहीं अवरत है, ये भी कहानी है क्या? और अगर 10 ही उसके सिर हैं तो उसका नाम दशानन यानी 10 मुख वाला क्यों है? 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, 10 उदर क्यों होता? उसका कारण जानते हैं क्या? ये संपूर्ण रामलीला हमारे अंदर की चेतना की एक अभिव्यक्ति है। 10 की संख्या 10 इंद्रियों पर होती है। दशानन यानी 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। एक सर कटता है, दूसरा उगाता है, मतलब किसी इंद्रिय की एक इच्छा पूरी करके तुरंत दूसरी उगाएगी। भगवान भी रोक नहीं सकते, इसलिए उसको आखिर में कौन रोकेगा? वही अधर्म का प्रतीक नहीं। जितनी आप इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के पीछे भागते चले जाएंगे तो आप अधर्म के मार्ग पर ही वापस चले जाएंगे। और उस अधर्म को नष्ट कौन कर पाएगा? राम।
राम शब्द का कहते क्या है? ये संस्कृत में रम हाथ से बना है, जैसे हिंदी में रमणी स्थान, रमता जो भी यानी जिसमें कोई चीज सेटल हो जाती हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ रमते विरामा, यानी द एलिमेंट in which the entire universe or entire nature is settled, it beholds the entire universe, वही मारेगा। अब ये बताइए उत्पन्न कहाँ होगा? राम के पिता का नाम दशरथ। जब दसों इंद्रियों को रखने की क्षमता आ जाएगी तो दशानन को नष्ट करने की क्षमता होगी और तब जाके धर्म की स्थापना होगी। अब देखिए, और वो कैसे उन इंद्रियों को मारेगा? नाभि पे जाए। इसका कहते क्या है? अगर आपने मैथमेटिक्स में किसी ने देखा हो जो सर्किल होता है उसके दो ही एलिमेंट होते हैं, एक सर्कमफ्रेंस और एक सेंटर। सर्कमफ्रेंस से यानी इसके परिधि में चलते रहिए कभी अंत नहीं आता है, कभी परिधि का अंत होता नहीं है, अंत का होता है केंद्र में। इसलिए इंद्रियों की इच्छा पूरी करते रहना, चेतना की परिधि पर घूमना है, जिसमें आप अनंत काल तक घूमते रहेंगे। कभी इस साइड नहीं मिलेगा, इस साइड वहां मिलेगा, जब आप केंद्र में जाकर होंगे। केंद्र पे उस शक्ति का आधार होगा जो संपूर्ण संसार को निर्धारित करती है। इसलिए और यहाँ मैं एक और बात कह लूँ, लोग कहते हैं ना कि युद्ध और जंग में सब कुछ है। आपको ध्यान होगा जो रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तो भगवान राम ने क्या कहा? लक्ष्मण से कहा कि भाई को प्रधान भगवान ऐसे राजनीति सीख किया हो। लक्ष्मण जी गए, उसने कहा मैं बता ही नहीं रहा, तो उनका खड़े काम हुए आशा नहीं करा। कहा भले ही शत्रु है, राक्षस है, परंतु इस समय तुम्हारा गुरु है, पैर के पास खड़े हो गए। आप सोचिए, जिसको हमने राक्षस माना उसके भी अंदर अगर कोई गुण था उसका सम्मान। ये बताइए, भगवान शंकर की सबसे श्रेष्ठ स्तुति क्या मानी जाती है? रावण रचित शिव तांडवस्तु जटाकली के जल प्रवाह पावस्तरे। इससे बड़ा सेक्युलरिज्म लोग भारत पर हो सकता है और हमको बताया जाता है। इसलिए आप सोचिए, हमने कहा ना हमारे यहाँ जो किस ढंग से लड़ाया जाता था, और हमारे यहाँ इसलिए मैंने कहा इसको सुनने के बाद आपके मन के बहुत से संशय समाप्त हो जाते हैं। और आपको एक और बात ध्यान हो, भगवान राम के सबसे ज्यादा प्रिय कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी क्या है? वानर है, बाल ब्रह्मचारी हैं, अतुलित बलशाली हैं, अपनी शक्ति भूले हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? वही मन की उस चेतना के प्रतीक है। यदि आप अभी ध्यान लगाएंगे तो आपका मन इतना चंचल होता है कि इधर उधर भागता ही। हमारा समाज अपनी शक्ति को भूला हुआ है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में अब उस शक्ति को धीरे धीरे तो याद आ रही है, कुछ शक्तियां जाएगी और शक्ति भूली है, परंतु अब वह शक्ति याद दिलाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, आप देखिए वह शक्ति का अनुभव होगा और पूरी दुनिया में वह एक नए सिरे से आएगी। और आप सोचेंगे कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा माना जा सकता है क्या? अब आपको बताता हूं, ये होना तय है। कैसे? 1 जनवरी 1901 को जब देश में सूरज मिला, इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण धरती में पड़ी, इस देश में किसकी सरकार थी? भाजपा के नेतृत्व में अटल जी की, और 2001 में ही मोदी जी का पदार्पण हुआ था। अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार, मतलब नियति का संकेत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी कांग्रेस की थी। और इस रथ का सारथी नियति ने मोदी जी को चुन रखा है। बस इतना ध्यान रखिए कि हमें जगत गुरु भी बनना है और सोने की चिड़िया भी बनना है। अर्थात माँ सरस्वती की कृपा भी रखनी है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी रखनी है। और माँ सरस्वती किस पे विराजती है? कमल पे। माँ लक्ष्मी किस पे विराजती है? कमल पे। तो कमल कृपा रहेगा तो लक्ष्मी की और सरस्वती की दोनों की कृपा हमारे ऊपर होती रहेगी। यह हमें समझना है। और अंत में ये कह के मैं करता हूँ कि मेवाड़ की धरती, यहाँ से तो हमें वो प्रेरणा मिलती है जिसने इस राष्ट्र को मिटने नहीं दिया, जिसने इस राष्ट्र को झुकने नहीं दिया। तो यह राष्ट्र गर्व के साथ 21वीं सदी में खड़ा होगा तो उसे सबसे आगे आगे होगा।
यहाँ की पहाड़ियों को देखकर मुझे बचपन में पढ़ी हुई कविता याद आती है। मैं आपसे आह्वान करके विषय समाप्त कर रहा हूँ कि वो स्वाभिमान जो आपके अंदर है उसे जागृत करिए, तो मोदी एट 20 से लेके इंडिया एट नेक्स्ट 25 तक का सफर पूरा होगा। मानो ये पहाड़ियाँ, मानो ये जंगल के पेड़ क्या कह रहे हैं, मौन मौन के कहते हिलने का था बीच जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करुण कथा बलिदानों की, तड़के पत्ते पत्ते पर उनके लगाना की अमर कहानी है, मिली नहीं पर्वत पर से चेतक की चरण निशानी है, जैन ने जीवन दान दिया, फतेह ने अपना प्राण दिया, गंगा ने इसकी रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान किया, संगा के सिंहाव लगे मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी अपनी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है, राणा तो इसकी रक्षा कर ये सिंहासन आदरणीय मंच पधारे हुए सभी बंधुओं बहनों, प्रधानमंत्री जी आपका फिर पदों से मैं अभिवादन करूँ। इस विषय को आपने रखा, जिस से रखा, मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को अपना पुराना अतीत याद आ गया कि भारत क्या था। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आप सबका भी अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा ऊपर लो मैडम, थोड़ा आगे जी मैडम, थोड़ा आगे आ जाओ। देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने की शुचिता, समर्पण और पारदर्शिता के साथ, निष्ठा और कठोर परिश्रम के साथ देश में 20 वर्ष सत्ता के पदों पर व्यतीत किए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से गवर्नेंस यानी किस प्रकार से सरकार चलाई जा सकती है, समाज में बदलाव, देश के एक व्यापक फलक पर देश को आगे ले जाने की जो दृष्टि रखी है, उसी संदर्भ में मोदी एट 20 वाले विषय के ऊपर हम यहाँ आज एकत्र हुए थे और देश में भिन्न भिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जाकर यह विचार रख रहे हैं। इसमें यह पूर्णतः अपॉलिटिकल है, यानी 21वीं सदी में विकास और शासन की नई अवधारणा क्या होनी चाहिए जो राष्ट्र को उस दिशा में पहुंचा सके, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समृद्ध काल में हमें, यानी जब हम शताब्दी पूरी करेंगे 2047 में, तो भारत का जो अभीष्ट है, अर्थात कि हम जगत गुरु भी हों और सोने की चिड़िया भी हों, हम विकसित राष्ट्र भी हों और देश को प्रेरणा देने वाले, पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाले एक राष्ट्र हों, उस दिशा का जो आधार बना है, उस विषय में जन जागरण करना। क्योंकि उसी प्रण में उन्होंने कहा था कि सबकी सहभागिता भी चाहिए और सबका कर्तव्य भी चाहिए। तो जन जन की सहभागिता, जन जन के मन के भाव को अपने साथ जोड़ने के लिए हम ये प्रयास करें। सर, जो आप कह रहे हैं सुधांशु जी, मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है, तो लगातार आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 2019 के लोकसभा में कहा था कि देशद्रोह का कानून को समाप्त कर देंगे चूँकि इसका दुरुपयोग होता है, और आप इसे संयोग कहिए या विचित्र संयोग कहिए। आप देखिए कि 2019 के बाद यदि सबसे पहले देशद्रोह का कानून प्रयोग किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया। किसके खिलाफ प्रयोग किया? विधायकों के खिलाफ प्रयोग किया। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ प्रयोग किया। तो उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है? कौन लोकतंत्र के कितने पक्ष में है? अब दूसरी बात, 21वीं सदी चल रही है। जब से 21वीं सदी की पहली किरण हुई है, कांग्रेस पार्टी में कितने अध्यक्ष रहे? त्वमेव माता पुत्रम त्वमेव, त्वमेव भगिनी भ्राता त्वमेव, और उसी में अध्यक्ष घूमता रहता है। कांग्रेस की एक बड़ी रैली कल होगी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। आपने तमाम उपलब्धियां गिनाई, लेकिन जिन मुद्दों को लेके बीजेपी सत्ता में आई थी उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। जयपुर में करीब 1 साल पहले महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कांग्रेस के चिर युवा चिर व्याकुल नेता ने 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो यह दर्शाता है कि वो कह रहे हैं महंगाई के लिए और दिल में क्या है।
दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई की दर इस समय 7.1% है, जो कि जब हम सत्ता में आए थे, जबकि इस समय वैश्विक महंगाई की दर ये है कि 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है। अभी वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप सब जगह प्रचंड महंगाई है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की इस बात नहीं कर रहा हूँ, अगल बगल में सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए इसके बावजूद महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उस विषय में जनता की विश्वसनीयता और भाव उनके साथ है। और कांग्रेस तो वो पार्टी है, ये 2010 में महंगाई की दर कितनी थी? 12%। महंगाई डायन खाए जाते किसके ज़माने में गाना बना था? और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। उस ज़माने में जानते कितनी थी महंगाई दर? 26% 1974, 26%। और ग्रोथ रेट 2%। आज ग्रोथ रेट 8.5% और महंगाई की दर 7.1%। तो मैं एक पॉइंट सिर्फ कह देना चाहूँगा, महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो मैं बताने देना चाहता हूँ कि 1980 और 70 के दशक में भारत का मजाक उड़ता था कि हमारी ग्रोथ रेट रहती थी 2% और महंगाई की दर रहती थी 10%। यानी महंगाई की दर ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा रहती थी। और जब से हिंदुत्व की ग्रोथ रेट आई है, तब से सदैव महंगाई की दर विकास दर से कम रहती है और ज़्यादातर मौक़ों पर उसकी आधी है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।